हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग व्यावसायिक अध्ययन का जो मॉडल पेपर आया है 2021 का, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेकर 51 तक 50 तक मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया। अब जो शेष ऑब्जेक्टिव बच गए हैं 51 से 100 तक, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और अंत तक देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता है कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, अधिकतर क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। दूसरी बात कि इस बार के जो एग्ज़ाम हैं, उम्मीद है कि क्वेश्चंस बहुत ईजी आएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ से आपको ढेरों वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आपके BST EPS अकाउंट के लिए यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बनाए गए हैं, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया उसमें। तो शुरू करेंगे। आज का जो वीडियो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा भी था आपसे, और देखते हैं इसका सही जवाब आप लोगों ने सोच रखा है कि नहीं सोच रखा है। तो शुरुआत करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है 51 से। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं 51। क्वेश्चन क्या कहता है? वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेते हैं। वित्तीय प्रबंधक वित्तीय निर्णय, विनियोग निर्णय, लाभांश निर्णय, ये सभी मतलब ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि वित्तीय प्रबंधक वित्तीय निर्णय, विनियोग निर्णय, लाभांश निर्णय, मतलब ये सभी निर्णय लेते हैं। तो हमारा आंसर डी होगा। तो 51 का डी हुआ। अगला क्वेश्चन, व्यापार साख का मतलब समझते हैं। जो आप व्यापारियों से उधार लेते हो उसको व्यापार साख कहा जाता है। तो व्यापार साख जो होता है, व्यापारियों से जो हम उधार लेन देन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो अल्पकाल के लिए करते हैं। ठीक है, सोच कर देखो, अगर व्यापारी का पैसा आप दीर्घकाल के लिए या मध्यकाल के लिए 5 साल 10 साल के लिए रख लोगे तो व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? ठीक है, कायदे से ये होना चाहिए कि अगर व्यापारी से आप माल उठाते हो तो एक महीने 2 महीने के अंदर उसको सेल करके उसका जो उधारी है वो चुकता कर दोगे। ठीक है, तो व्यापारिक साख जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो अल्पकालीन वित्त का स्रोत है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, व्यापारिक साख क्या है? व्यापारिक साख अल्पकालीन वित्त का स्रोत है, इस बात को याद रखना। तो पिछला क्वेश्चन रिवीजन करता हूं मैं। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेते हैं। तो वित्तीय निर्णय, विनियोग निर्णय, लाभांश निर्णय, ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि व्यापारिक साख क्या है? तो ये अल्पकालीन वित्त का स्रोत है, याद रखेंगे। 52 का सी। आइए 53 देखते हैं। वित्तीय प्रबंधक है। वित्तीय प्रबंध जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो वित्तीय प्रबंध भी कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो आइए पिछला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि व्यापारिक साख क्या है, तो आप मेरे साथ जवाब लगाना। व्यापारिक साख मतलब जो ट्रेड गुडविल है, व्यापारिक साख जो है, जो ट्रेड क्रेडिट है, ये क्या है भाई? तो ये अल्पकालीन वित्त का स्रोत है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा अभी जस्ट। वित्तीय प्रबंध क्या है? तो प्यारे बच्चों, कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका आंसर सी लगाना, इसका आंसर सी लगाना, आर्ट एंड साइंस बोथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है 54। व्यवसाय संचालन में प्रयुक्त अस्थायी प्रकृति की संपत्ति जो विक्रय के लिए नहीं होती। तो जनरली जो हमारे पास अस्थायी संपत्तियां होती हैं उसे हम बेचने के लिए नहीं बनाते, उसमें हम बिजनेस करने के लिए बनाते हैं। और जब तक बिजनेस रहती है तब तक वो अस्थायी संपत्ति रहती है। जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये इत्यादि जो अस्थायी संपत्तियाँ हैं ये जनरली तब तक रहेंगे जब तक बिजनेस रहेगा। ठीक है जी, तो ये क्या लगाएंगे? सॉरी देख, तो अस्थायी संपत्ति। ठीक है ना, तो अस्थायी संपत्ति क्या होती है? एक ऐसी संपत्ति है जिसको बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती है, यह अस्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। सी नंबर। तो पिछला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। वित्तीय प्रबंध क्या है? तो वित्तीय प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, इसका आंसर सी लगाना। 54 अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि व्यवसाय संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्ति होती है अस्थायी संपत्ति, जो बेचने के ख्याल से नहीं खरीदी जाती है। क्लियर है ना? आगे बढ़े प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य क्या है? तो भाई यहाँ पर वित्तीय प्रबंध का मतलब कोष कहाँ से आ रहा है ये भी देखना है, कोष कहाँ प्रयोग हो रहा है ये भी देखना है, कोष को किस तरीके से कहाँ कहाँ आवंटित करनी है ये भी देखना है। मतलब यहाँ पर तीनों ऑप्शन मेरे लिहाज से सही है और इसका आंसर सही होना चाहिए डी। मतलब यहाँ पर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो डी में क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, इसका आंसर डी होगा। तो हमारा
ये जो आंसर होना है वो डी होना है, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। यहाँ पर तीनों आंसर सही है, क्योंकि जब हम लोग वित्तीय प्रबंध करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ जा रहे हैं, पैसे किस किस स्रोत में जा रही है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। तो यहाँ देखना, क्वेश्चन किताब में मिला लेना, यहाँ पर मिस प्रिंट हमको जो लग रहा है वो है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा प्यारे बच्चों, व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्ति मतलब अस्थायी संपत्ति, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा जिसका आंसर मुझे डी लग रहा है, जिसमें ऑल ऑफ दीज होगा, जबकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो यह गलत है, ये गलत है, यहाँ पर सही होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालू संपत्ति का योग क्या कहलाता है? जैसा कि आपको पता है कि चालू संपत्ति का योग कार्यशील पूंजी कहलाता है। चालू संपत्ति से ही व्यवसाय की कार्यशीलता को निर्धारित किया जाता है, उसकी तरलता को निर्धारित किया जाता है। तो चालू संपत्ति का योग क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कार्यशील पूंजी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे जस्ट पूछा कि क्या है क्वेश्चन, तो मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ना, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज आंसर तो है नहीं, इसलिए हमारा क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। चालू संपत्ति का योग मैंने आपको जस्ट बताया कि द सम ऑफ करंट एसेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई जो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है वो अस्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए होती है। तो यहाँ पर दैनिक व्यय हमारा अस्थायी संपत्ति नहीं है, स्टॉक हमारा अस्थायी संपत्ति नहीं है, लेनदार हमारा अस्थायी लेनदार नहीं है, तो यह हमारा आंसर भूमि होगा, चूँकि भूमि प्यारे बच्चों अस्थायी संपत्ति है, क्लियर है ना। तो 57 का बी आंसर होगा, क्लियर है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि अस्थायी संपत्ति का योग चालू संपत्ति का योग क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों कार्यशील पूंजी कहलाता है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है तो भूमि खरीदने के लिए होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है? तो वित्तीय नियोजन कैसा होना चाहिए कि सरल होना चाहिए? कोई भी नियोजन हो सरल होना चाहिए, जनरली उसको लोग समझ सके, इस तरह का प्लानिंग होना चाहिए, तरलता होनी चाहिए उसमें, है ना, लिक्विडिटी होनी चाहिए, मितव्ययिता तो समझ सकते हैं कि कम खर्चीला होना चाहिए। कोई भी अच्छा काम कम खर्च में अगर होता है तो वही अच्छा है, अगर कोई काम बहुत ज़्यादा खर्च करके छोटा काम करते हो तो ये अच्छा नहीं है, ये मैनेजमेंट का कोई गुण नहीं है। मैनेजमेंट कहती है कि कम से कम खर्च में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, कम से कम खर्च में आप अच्छा से अच्छा काम करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना है, तो इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ लैंड। इसमें लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, ये सारी संपत्तियाँ अस्थायी संपत्ति है। तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता भूमि खरीदने के लिए होती है, याद रखना, ठीक है। बी, ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता क्या है? वित्तीय नियोजन तरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डी होगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, तो वित्तीय नियोजन में यहाँ पर देखना, वित्तीय नियोजन में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जिस तरीके से हम लोग जनरल नियोजन में उद्देश्य बनाते हैं, वित्तीय नीति बनाते हैं, उसके कार्यविधियों को निर्धारित करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ भी पर भी वही होगा। वित्तीय उद्देश्य का निर्धारण करना, वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना, ऑल ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर डी होगा, क्लियर है, डी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है? तो वित्तीय नियोजन की विशेषता ये सभी है, सरल होना चाहिए, तरल होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है वित्तीय उद्देश्य को पूरा करना, वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना, ये सभी आंसर है। पूंजी मिलान निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना, पूंजी मिलान 2 प्रकार का होता है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था? वित्तीय नियोजन प्रक्रिया है वित्तीय उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए, वित्तीय नीतियों को निर्धारण करने के लिए, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए, ये सभी ऑल ऑफ दीज लगाना। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पूंजी मिलान विभिन्न प्रकार के होती है, तो 2 प्रकार की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते
बढ़ते हैं 61। OTCEI का प्रारंभ किस तर्ज पे हुआ है? तो याद रखना है नैस्डैक, ठीक है, नैस्डैक के तर्ज पे OTCEI का प्रारंभ हुआ है। OTCEI का प्रारंभ किसके तर्ज पे हुआ है? तो नैस्डैक के तर्ज पे हुआ है, ये बात याद रखना। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने आपसे क्या पूछा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल जर्नी, तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं पूंजी मिलान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपसे जस्ट पूछा है अभी कि OTCEI का प्रारंभ किसके तर्ज पे हुआ है? तो नैस्डैक याद रखना, नैस्डैक के तर्ज पे हमारा OTCEI का प्रारंभ हुआ है। NSI के क्लियरिंग एवं निपटान वहन करने, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NSTL। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, NSE क्लियरिंग एंड निपटान वहन किए जाते हैं NSDL से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है ना। OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितने करोड़ की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है? तो 3 करोड़ मेरे प्यारे बच्चों, 3 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है अगर आप OTCEI में सूचीबद्ध होना चाहते हैं। अगर आपकी कंपनी इस शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होना चाहती है तो आपकी न्यूनतम पूंजी जो होनी चाहिए वो 3 करोड़ की होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजकोषीय बिल, जो ट्रेजरी बिल होते हैं प्यारे बच्चों, ये अल्पकाल के लिए होते हैं, ठीक है, अल्पकाल के लिए होते हैं, मतलब 1 से 364 दिनों तक के लिए होते हैं। ये याद रखना प्यारे बच्चों। एक राजकोषीय बिल क्या होना चाहिए? अल्पकालीन उधार पत्र के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था पिछला क्वेश्चन कि टू बी लिस्टेड ऑन OTCEI द मिनिमम कैपिटल ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी इज, तो मिनिमम कैपिटल कितना ज़रूरी है? तो भाई मेरे 3 करोड़ ज़रूरी है, ठीक है। 3 करोड़ मिनिमम कैपिटल हमको चाहिए, 3 करोड़ मिनिमम कैपिटल चाहिए एक OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए, लिस्टेड होने के लिए। राजकोषीय बिल मूलतः होते हैं, तो ये राजकोषीय बिल प्यारे बच्चों जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो अल्पकाल के लिए होते हैं, इसको याद रखना प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। बाजार में नए अंश का निर्गमन, नया मतलब प्राथमिक बाजार, याद रखना, नया मतलब प्रारंभिक बाजार। जो प्राइमरी मार्केट होती है वहाँ पर नए अंशों का निर्गमन होता है। पिछले क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि राजकोषीय बिल जो है वो मूल्यतः होते हैं अल्पकाल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि तो बच्चों बाजार में नए अंशों का निर्गमन कहाँ होता है? तो प्राइमरी मार्केट में होती है, मतलब प्रारंभिक बाजार में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और एक जगह और है अहमदाबाद। ये भी याद रखना प्यारे बच्चों। देखिए चारों जगह पर हैं, हालांकि 4 ऑप्शन है इसलिए आपको 3 ऑप्शन बनाकर यहाँ दिया गया है और इसमें सभी जगह कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या लगाना? डी लगाना, ठीक है ना। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, ये टॉप लिस्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये है बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है प्रारंभिक, द्वितीय, संगठित, असंगठित। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा कि जो भी नए अंशों का निर्गमन है तो बच्चों ये प्रारंभिक मार्केट में होती है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, इसमें तीनों ऑप्शन सही है इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऐसे तो 1988 में हुई थी फिर बच्चों, अगर ऐसे होगी तो 1988 में हुई थी, लेकिन वैधानिक रूप से अगर आपसे पूछ दे तो इसका आंसर 1992 होगा। इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा। 67 का आंसर डी होगा, सॉरी सी होगा। 67 का आंसर 1992 होगा, इसको याद रखना। 1992 इसका आंसर है। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी, इसको याद रखना प्यारे बच्चों। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, ठीक है, 1992 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्राथमिक बाजार होती है वो नए अंशों में निर्गमन करता है, नए अंशों में व्यवहार करता है, ठीक है ना। इन न्यू इशूज शेयर डील इन, तो जो प्राइमरी मार्केट होते हैं वहाँ पर नए अंशों में निर्गमन होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई थी। पिछला क्वेश्चन, इससे भी पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन बाजार में, यही क्वेश्चन तो था
ठीक है। नया अंशों का निर्गमन होता है ये प्रारंभिक मार्केट में, ठीक है ना। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, नए अंशों का निर्गमन होता है तो प्राथमिक बाजार में, ठीक है। तो पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो पूंजी बाजार जो होता है एक दीर्घकालीन कोष होता है, दीर्घकाल में इसका यूज होता है, दीर्घकालीन कोष की तरह काम करता है। तो प्यारे बच्चों, पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष में। कैपिटल मार्केट डील इन लॉन्ग टर्म फंड्स में इसका डीलिंग होता है, इसको याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पूंजी बाजार व्यवहार करता है लॉन्ग टर्म फंड्स में, ठीक है ना। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, तो नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है ये है प्राथमिक बाजार मतलब प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो पूंजी बाजार व्यवहार करता है ये लॉन्ग टर्म फंड्स में होगा, दीर्घकालीन कोष में होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाणिज्यिक विपत्र, जो वाणिज्यिक विपत्र होते हैं, कमर्शियल विपत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये विक्रेता द्वारा जारी किया जाता है। जो भी वाणिज्यिक विपत्र होते हैं जैसे बिल्स रिसीवेबल वगैरह हैं, ये सब विक्रेता जारी करता है, जो बेचता है वो जारी करता है, ठीक है ना। इसको याद रखना। तो ये 70 का आंसर डी होगा, इसको भूलना नहीं। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो याद रखना पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है, ठीक है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है, तो वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है विक्रेता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करता है, तो भाई जो पैसा लगाता है उसके हितों की सुरक्षा करना स्कंद विपणी का कार्य है, उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, भूलना नहीं। तो 71 का आंसर क्या होगा, ए निवेशक। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करता है, निवेशक के हितों की सुरक्षा स्कंद विपणी करता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा स्कंद विपणी करता है, इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है, तो जो वाणिज्यिक विपत्र होता है वो विक्रेता द्वारा लिखा जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करता है, तो स्कंद विपणी निवेशकों की हित की सुरक्षा करता है। ये क्वेश्चन याद रखना। तरलता का निर्माण करता है, तो जो गौण बाजार होता है मतलब सेकेंडरी बाजार, सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, तरलता का निर्धारण करता है, ठीक है ना। तो 72 का आंसर डी होगा, भूलना नहीं। 72 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था, रिवीजन कर दें। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करता है, तो निवेशकों की हित की सुरक्षा स्कंद विपणी करता है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था कि तरलता का निर्माण कौन करता है, तो तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार, ठीक है ना, भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो मुद्रा बाजार अल्पकाल के कोष में व्यवहार करता है। यहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछते कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो दीर्घकाल, याद रखना पूंजी मोटी होती है, बड़ी रकम को पूंजी कहा जाता है और वो दीर्घकाल में काम करती है, ठीक है ना। दीर्घकालीन कोष के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मुद्रा बाजार छोटे मोटे पैसे को मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे को मुद्रा कहा जाता है, तो वो अल्पकालीन कोष में काम करती है, ठीक है ना। अल्पकालीन कोष में व्यवहार करती है, शॉर्ट टर्म फंड्स में व्यवहार करती है, ये है मुद्रा बाजार। अगर हम पूंजी बाजार की बात कर लें तो ये दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था, पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि तरलता का निर्धारण करता है, तो तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार, ठीक है। तरलता का निर्माण कौन करता है, तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में, मनी मार्केट डील इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्कंद विपणी किसी देश की विकास का मापक है, ठीक है, राइट ना। स्कंद विपणी किसी देश की, तो 74 क्लियर है। तो 74 का आंसर आपने देख लिया, बी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो मुद्रा बाजार प्यारे बच्चों ये अल्पकाल कोष में व्यवहार करता है, अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि स्कंद विपणी किसी भी देश के विकास का मापक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार व्यवहार करता है, हमने आपको बताया कि पूंजी बाजार जो व्यवहार करता है वो दीर्घकालीन कोष में करता है। और क्वेश्चन ये है कि पूंजी बाजार पे नियंत्रण कौन करता है, तो पूंजी बाजार पे प्यारे बच्चों नियंत्रण करता है सेबी, ठीक है ना, याद रखना सेबी का नियंत्रण होता है पूंजी बाजार पे। अगर हम आरबीआई की बात कर लें तो आरबीआई मुद्रा बाजार पे व्यवहार नियंत्रण करता है, ठीक है।
तो अगर मुद्रा बाजार की व्यवहार कर नियंत्रण की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी। अगर हम पूंजी बाजार के नियंत्रण पर बात करें तो उसका आंसर सेबी होगा, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि स्कंद विपणि किसी भी देश की मापक का यंत्र है, ठीक है, किसी भी देश के विकास का मापक है, ठीक है ना। याद रखना है कि स्कंद विपणि जो है किसी भी देश के विकास का मापक है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पूंजी बाजार पे नियंत्रण कौन करता है, तो पूंजी बाजार पे नियंत्रण करता है प्यारे बच्चों, पूंजी बाजार पे नियंत्रण कौन करता है, तो पूंजी बाजार पे नियंत्रण सेबी करता है। तो 75 का आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 स्कंद विपणि में प्रतिभूति के क्रय विक्रय हो सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति, इनमें से सभी, ए और बी दोनों सही है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि पूंजी बाजार पे नियंत्रण कौन करता है, तो पूंजी बाजार पे नियंत्रण करता है सेबी। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि स्कंद विपणि में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति या सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति, ये सभी, ये सी आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं स्कंद मंडल का संक्षिप्त नाम क्या है, तो सेबी का जो नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम, सिक्योरिटी से एस लीजिए, ठीक है, सेबी एक्सचेंज से ई लीजिए, बोर्ड से बी लीजिए और आई लीजिए इंडिया से, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम, शॉर्टकट नाम क्या है, तो सेबी, ठीक है, सेबी नाम है, ए आंसर सही है। 77 का आंसर ए है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि स्कंद विपणि में प्रतिभूति का क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति, इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल मतलब बोर्ड का संक्षिप्त नाम क्या है, तो सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास के लिए जरूरी क्या है, तो औद्योगिक विकास के लिए भाई पूंजी की जरूरत है, पूंजी बाजार जरूरी है, ठीक है, जो कि उद्योगों का विकास करने के लिए बहुत मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, पूंजी बाजार। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि भारतीय प्रतिभूति एवं स्कंद मंडल का संक्षिप्त नाम क्या है, तो प्रतिभूति एवं स्कंद मंडल का संक्षिप्त नाम सेबी है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि औद्योगिक विकास के लिए जरूरी क्या है, तो औद्योगिक विकास के लिए पूंजी बाजार जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि विज्ञापन माना जाता है, विज्ञापन जब भी हम लोग करते हैं तो वो विनियोग माना जाता है, क्योंकि विज्ञापन से अगर कुछ ही कस्टमर हमारे पास और आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा ही है, ठीक है। तो इसका आंसर विनियोग याद रखेंगे। 79 का भी। 78 हमने क्वेश्चन पूछा आपसे औद्योगिक विकास के लिए क्या जरूरी है, तो औद्योगिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता बहुत जरूरी है, पूंजी जरूरी है, विज्ञापन माना जाता है, विनियोग माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा है कि सम्मानित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित करने के लिए, अगर आप व्यक्तिगत पहुंच स्थापित करना चाहते हैं तो आपका व्यक्तिगत विक्रय होना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो 80 का आंसर सी होगा, इसको याद रखेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसको किस तरीके से कंसिडर करते हैं आप, ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि सम्मानित उपभोक्ताओं तक व्यक्तिगत पहुँच बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए व्यक्तिगत विक्रय बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवसाय के लिए विपणन क्या है, तो भाई व्यवसाय होगा और विपणन नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो व्यवसाय के लिए प्यारे बच्चों विपणन अनिवार्य है, जहां विपणन है वहीं व्यवसाय है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था कि सम्मानित उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच बनाने के लिए आपको व्यक्तिगत विक्रय करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर सी था। ये क्वेश्चन हमने आपसे जस्ट पूछा है कि व्यवसाय के लिए विपणन क्या है, तो जहां व्यवसाय होगा वहां विपणन अनिवार्य रूप से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, तो विपणन मिश्रण में हम लोग उत्पाद को सम्मिलित करते हैं, 4P आपको याद होगा, मूल्य को सम्मिलित करते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस, ठीक है। तो ये 4P हमारे उत्पाद मिश्रण से संबंधित है, लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है इसका संबंध उत्पाद मिश्रण में नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अलग चीज़ है, एक लॉ है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि व्यवसाय के लिए विपणन क्या है, तो व्यवसाय के लिए विपणन प्यारे बच्चों अनिवार्य है। और ये क्वेश्चन हमने आपसे जस्ट पूछा है कि विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, तो विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या लगाना है, तो इसका आंसर आपको लगाना है हाँ, उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र क्या है, ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो याद रखना है कि जो पैकेजिंग होता है ये बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा व्यापक होता है, ये वस्तु है। इसमें ब्रांड वगैरह जो लेबल वगैरह बहुत छोटे मोटे, ब्रांड का नाम बहुत छोटा सा रहता है, पैकेजिंग इससे बड़ा होता है,
ठीक है, सबसे बड़ा पैकिंग होता है, याद रखेंगे। तो सबसे व्यापक क्षेत्र जो है वो पैकेजिंग का है, याद रखना है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि विपणन मिश्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, तो उपभोक्ता संरक्षण सम्मिलित नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, पैकेजिंग का सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। विज्ञापन का क्या माध्यम है, विज्ञापन का माध्यम है कैलेंडर और डायरी बांटिए, आपका विज्ञापन होगा। ठीक है, ये रिजर्व क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो विज्ञापन का माध्यम क्या है, कैलेंडर व डायरी। ठीक है, सी आंसर याद रखेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है, तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र जो है वह है पैकेजिंग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि विज्ञापन का माध्यम क्या है, तो विज्ञापन का माध्यम है कैलेंडर व डायरी। ठीक है, बोलेंगे तो नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञापन विपणन अवधारणा का महत्व क्या है, विपणन अवधारणा का महत्व सबके लिए है भाई, समाज के लिए भी जरूरी है, उपभोक्ता के लिए भी जरूरी है, उत्पादक के लिए भी जरूरी है, और ये सभी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है, अच्छा ब्रांड कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म छोटा होना चाहिए, नाम इस तरीके का नाम होना चाहिए, याद रहे, टाटा, बाटा, सनाटा, ये सब वर्षों तक याद रहेंगे। अब इतना बड़ा नाम याद न रख लो कि लोग को याद ही न रहे। ठीक है, तो फिर कैसे आपका प्रमोशन करेंगे, क्लियर। तो अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है, अच्छा सूक्ष्म नाम होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा नाम होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए कि आदमी उसको याद रख सके, आकर्षक होना चाहिए, ये सभी इसका आंसर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक वितरण में समावेशित नहीं है, तो भौतिक वितरण में कहीं भी वित्त का संबंध नहीं है, पैसे का संबंध भौतिक वितरण में समावित नहीं है। परिवहन है, भंडारण है, स्कंद नियंत्रण है, लेकिन ये क्या है, तो भाई मेरे वित्तीय व्यवस्था जो है वो भौतिक समावेशन में शामिल नहीं है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है, तो एक अच्छा ब्रांड सूक्ष्म होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, मतलब ये सभी। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि भौतिक वितरण में सम्मिलित नहीं है, तो वित्तीय व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं। उपभोक्ता उत्पाद का मतलब क्या होता है कि जो सीधे उपभोक्ता के लिए बनाया गया है वो उसको सीधे ले जाकर यूज कर लेगा। ठीक है, सीधे ले जाकर यूज कर लेगा। ठीक है जी, तो कच्चा माल जो है वो उपभोक्ता सीधे यूज नहीं करता है, इसलिए कच्चा माल उपभोक्ता के लिए नहीं बनाए जाते हैं, कच्चा माल उद्योगों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि भौतिक वितरण में क्या शामिल नहीं है, वित्तीय व्यवस्था शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, तो कच्चा माल उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन का लाभ क्या है। विपणन का लाभ सबको मिलता है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, एक उपभोक्ता की ज़रूरतें पूरी हो रही है। मान लो किसी सामान की आपको ज़रूरत है, कोई आपको बेच ही रहा है, तो आपकी ज़रूरत तो पूरी हो रही है। ठीक है, व्यवसायियों की भी ज़रूरत पूरी हो क्योंकि इससे लाभ वो कमा रहा है, निर्माताओं की भी ज़रूरत पूरी हो रही है क्योंकि वो बनाकर मेहनत से उसको बेच रहा है, तो कुछ पैसा उसको भी कमाई हो रही है, कुछ पैसा व्यवसायियों को भी बच रही है, और उसका सीधा का सीधा जो यूज कर रहा है किसी वस्तु को वो उपभोक्ता कर रहा है, उससे भी उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर डी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, तो कच्चा माल उपभोक्ताओं के लिए नहीं बनाए जाते। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि विपणन का लाभ सबको है, उपभोक्ता को, व्यवसायी को, निर्माताओं को, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग भाई आवश्यक है, कुछ वस्तुएं बिना लेबल की भी बिकती है, लेबलिंग आवश्यक है। ठीक है, याद रखेंगे, लेबलिंग क्या है, आवश्यक है। पिछला क्वेश्चन क्या था, विपणन का लाभ सबको है, उपभोक्ता को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, ये सभी। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि लेबलिंग क्या है। लेबलिंग भाई मेरे ये अनिवार्य आवश्यक है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विपणन पर व्यय किया गया धन, तो विपणन पर या विज्ञापन पर जितना भी व्यय करोगे सबका सब आपका विनियोजन है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका क्या है, विनियोजन है। अब इसकी वापसी मिलती है, आप अपने सामान पर, अपने विपणन पर, आप किसी भी बिजनेस पर जितना खर्च करेंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप उसे एक समय के बाद वो आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भूलना नहीं। ठीक है जी, तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि विपणन पर व्यय किया गया धन विनियोजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है, तो वारंटी कहीं से विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है। पैक के अंदर इनाम रखिए, नमूना रखिए, कूपन बांटिए, ये सब विक्रय संवर्धन मतलब विक्रय को बढ़ावा देता है, लेकिन वारंटी तो जनरली सारी कंपनियां देती है, तो इसका आंसर डी है, ये असरदार नहीं है। ठीक है, तो वारंटी आंसर होगा डी।
ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है। विपणन पर व्यय किया गया धन विनियोजन है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि विपणन विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है, तो वारंटी विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य है। तो पैकेजिंग का क्या काम है भाई, सुरक्षा देना, सुविधा देना, पहचान करवाना, उस पर पैकिंग में भी लिख देते हैं वस्तुओं का नाम, वस्तु को बनाने की तिथि है ना, एक्सपायरी डेट इत्यादि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती वो पैकिंग पे भी लिखी रहती है, ठीक है। तो पैकिंग से पहचान भी बनती है, पैकिंग से सुरक्षा भी होती है, पैकिंग कहीं ले जाने में लाने में सुविधा भी होती है। तो ये सब डी आंसर होगा, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है, तो ये है वारंटी। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य है, तो पैकेजिंग का कार्य प्यारे बच्चों ये सभी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से क्या आशय। तो जो व्यक्ति माल खरीद कर बेच लेता है तो वह व्यापारी हैं, वो उपभोक्ता नहीं हैं। उपभोक्ता का मतलब वो आदमी जो उसका उपभोग करेगा, मतलब यूज करेगा, ठीक है, उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो माल का क्रय करके पुनः विक्रय न करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो जो व्यक्ति माल को क्रय करता है और दोबारा नहीं बेचता है वह अंतिम उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से पैकेजिंग का क्या कार्य है, तो आप बता दोगे कि ये सभी कार्य है इसका। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से क्या आशय है, तो माल का विक्रय पुनः न बेचने वाला व्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी होती है, वो 65 वर्ष होती है, याद रखना। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से क्या आशय है, तो उपभोक्ता से आशय है माल को क्रय करके पुनः न बेचने वाला व्यक्ति। ये क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है, तो गैर सरकारी संगठन नहीं है मतलब सरकारी संगठन है, तो यह याद रखना है कि उपभोक्ता समन्वय परिषद नई दिल्ली, ठीक है, ये एक सरकारी संगठन है, मतलब ये गैर सरकारी संगठन नहीं है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो ये है भाई मेरे 65 वर्ष है, ठीक है। इसको याद रखना, भूलना नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो हो ही गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से क्या आशय है, तो उपभोक्ता न्यायालय में 20 लाख तक जिला फॉर्म में 5 लाख तक जिला फॉर्म में, 5 लाख से 20 लाख तक आपका 20 लाख तक हाँ जिला फॉर्म में, और 20 लाख से 1 करोड़ तक आपका राज्य आयोग में, और 1 करोड़ से जितने भी अधिक मामले होते हैं वो राष्ट्रीय आयोग में। ये सभी होगा इसका आंसर। तो 3 तरह का बेंच बनाया गया है, 3 तरह का संरक्षण न्यायालय बनाया गया है। एक है जिला फॉर्म, एक है राज्य आयोग, तो अगला है राष्ट्रीय आयोग, ये सभी, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन एक बार देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन नहीं है, तो गैर सरकारी संगठन नहीं है तो भाई मेरे उपभोक्ता समन्वय परिषद नई दिल्ली। ये क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से क्या आशय है, तो उपभोक्ता न्यायालय से आशय ये सभी है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन कौन है, तो वॉइस और कॉमन कॉज ये दोनों गैर सरकारी संगठन है, याद रखना सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, उपभोक्ता का क्या उत्तरदायित्व है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप गुणवत्ता चेक करके लो, देखो कि किस तरह की गुणवत्ता के वस्तु आप ले रहे हो। अगला यह है कि खरीदने पर रसीद जरूर लो, ठीक है, रसीद लेना न भूलें। अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए, आप पूछिए, सवाल पूछिए। अगर सामने वाला को आप किसी वस्तु के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हिचकिए नहीं, आपका ये अधिकार है, आप पूछिए उसे, ये सभी। तो इसका आंसर डी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन कौन है, तो वॉइस और कॉमन कॉज दोनों आंसर हैं। ये क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व कौन है, तो ये सभी होगा। गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद, अपने अधिकार के प्रति सचेत रहिए, ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य आयोग में जो विवादों का निपटारा होता है, यहाँ पर हमें ऑप्शन में कहीं कन्फ्यूजन है। जैसा कि आपको पता है कि 20 लाख से अधिक, अप टू 20 लाख से अधिक, ठीक है, और 1 करोड़ तक का जो मामला है ये राज्य आयोग में निपटाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं पर आंसर हमको नहीं लग रहा है 20 लाख से अधिक, ठीक है।
क्लियर। तो लेकिन याद रखना है कि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक का जो मामला है वो राज्य आयोग में निपटाए जाते हैं। ठीक है जी। तो हमें उम्मीद है कि टॉपिक आपको बहुत बेहतर लगा होगा, समझने का प्रयास आपने किया। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, इसको रेगुलर देखते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, इन तमाम क्वेश्चनों का जो आंसर है वो हमारे चैनल पे मौजूद है। ठीक है। ये जो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल पे मौजूद है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जो BST क्वेश्चन आंसर टॉपिक से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उससे ज़रूर देखिए। ठीक है। और एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से, और जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सब के सब आंसर मिल जाएंगे आपको उसमें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है उस सीरीज के सामने में, तो आप उस सीरीज को ज़रूर कंटिन्यू देख लीजिए एक बार और देखकर समझने का प्रयास करिए। ठीक है। अगर उसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।